हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का लास्ट चैप्टर के पृष्ठ उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो बच्चों, ये पेपर में बहुत आता है, तो अपन पहले प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। जैसे है कि किन भिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है, पहले आप उस वीडियो को देखना, जिससे प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है वो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब अपन पहले प्रश्न पर आते हैं। किन विधियों द्वारा जल का संदूषण मतलब जल गंदा कैसे होता है। तो पानी निम्न तरीकों से संदूषण होता है। जैसे पहला है, विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों की नदियों और नालों में प्रभावित करती हैं। ये उद्योग जल रासायनिक संदूषण करते हैं। सीवेज के जल को बिना किसी उपचार के नदियों में बहाने से नदी का जल दूषित हो जाता है। किसानों द्वारा छिड़काव किए जाने पर हानिकारक कीटनाशकों से जो भूजल मतलब जो पृथ्वी का जो जल है वो दूषित हो जाता है, और यही बारिश के पानी के साथ पीने के पानी में मिल जाता है। तो 2-3 रीजन जिससे अपना जो जल है वो गंदा होता है। दूसरा है प्रश्न कि व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण की जाँच होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट है, व्यक्तिगत स्तर पर हम पेड़ लगा सकते हैं और पेड़ वायु प्रदूषण को कम करते हैं। दूसरा, हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं और कार पूलिंग को प्रोत्साहित करें ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। तीसरा, कम दूरी के लिए कार स्कूटर से जाने के बजाय हम पैदल और साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, पटाखे न जलाने से हम वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण को भी हम कम कर सकते हैं। हम कचरा, सूखी पत्तियां नहीं जलानी चाहिए। सूखी पत्तियां कचरा जलाने से पौधघर गैसें निकलती हैं जो विश्व उष्णन के लिए जिम्मेदार होती हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। जी, ग्लोबल वार्मिंग को मैंने इस चैप्टर को जब समझाया उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप इसको समझ सकते। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जो बर्फ़ होती है, जैसे गंगोत्री की हिमनद है जो अब पिघलने लगी है। अब तीसरा प्रश्न है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए। तो पारदर्शी जो पानी होता है हमेशा पीने लायक नहीं होता इसमें, क्योंकि हानिकारक सूक्ष्मजीव, घुलनशील लवण, अन्य प्रदूषक शामिल हो सकते हैं। कुछ समय बाद पानी शुद्ध दिखता है, लेकिन इसमें विघटित लवण जीवाणु होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीने से पहले पानी को शुद्ध करना चाहिए। पानी को शुद्ध करके उबालकर पानी को शुद्धिकरण यंत्र से किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है जो पानी हमें साफ दिख रहा है वो साफ हो, तो हमें उबालकर या छानकर पीना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाई जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, हानिकारक कीटाणुओं, रासायनिक और शारीरिक अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए पानी का उचित उपचार किया जाना चाहिए। जल निकायों के निपटान से पहले पानी और रसायनों के उपचार के लिए कानून लागू करें। तीसरा, किसी भी जंग, टूटने, रिसाव से बचने के लिए नल के पानी की आपूर्ति करने वाले पाइपों का उचित रखरखाव चाहिए। जल संसाधनों का साफ रखने और पानी के संरक्षण की आदत बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। तो ये जल प्रदूषण का उपाय है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुद्ध वायु क्या होती है और प्रदूषित मतलब गंदी वायु क्या होती है। माने जो प्रदूषित मतलब जिस तरह से गंदी जो वायु हम ले नहीं सकते। शुद्ध हवा में उचित मात्रा में गैसों का मिश्रण होता है, ये जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। यदि मात्रा के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन, CO2, कार्बन, मीथेन, ओजोन, जल वाष्प कम मात्रा में उपस्थित होती है, जिसे हम शुद्ध वायु कहते हैं। जब हवा में अवांछित पदार्थों से दूषित होती है तो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, जिसे हम प्रदूषित हवा कहा जाता है।
फिर प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनमें अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है? जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए वातावरण में मौजूद जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो अम्ल वर्षा के साथ गिरता है, जिससे वर्षा अम्लीय हो जाती है, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण त्वचा की जलन का कारण बनती है, पौधों के अंकुरण को रोकती है, फूलों भवन के संचालन का कारण बनती है, मिट्टी की उर्वरता को बदलती है और पौधों एवं जलीय जीवन को नष्ट करती है। फिर है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पौधघर गैस नहीं है? CO2, SO2, मेथेन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नहीं है पौधघर गैस, तीनों हैं पर नाइट्रोजन नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, पौधघर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पौधघर प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर विकिरण पौधघर गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पृथ्वी के वातावरण के तापमान को बढ़ाया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सौर विकिरण पौधघर गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान बढ़ जाता है। परिवेश के तापमान में यह वृद्धि विश्व उष्णन के लिए जिम्मेदार है। CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि गैसें ऊष्मा विकिरण का जल बनाती हैं। इन्हें हम पौधघर गैसें कहा जाता है। पौधघर का उपयोग अक्सर फूल, सब्जियों, पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, मुख्यतः ठंडे क्षेत्र में। और अब हमारे वातावरण में पौधघर गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देखो, पौधघर प्रभाव का ठंडे क्षेत्रों में तो प्रयोग है, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं निकलता, तो सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए वह पौधघर प्रभाव बनाया जाता है, जिससे गैस जो सूर्य का प्रकाश है वो अंदर तो आता है पर वो बाहर नहीं जाता, जिससे वहाँ के पेड़ पौधे हैं वो उनका जो तापमान है वो एक निश्चित रहता है, मतलब गर्म बने रहते हैं। ये ठंडे क्षेत्रों में इसका प्रयोग है। लेकिन आजकल क्या है, गैस CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जिससे जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। और ये पौधघर प्रभाव बच्चों पेपर में बहुत आता है, इसे आप अच्छे से कर लेना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आपके द्वारा कक्षा में ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा दिए जाने वाले संचित भाषण लिखिए या विश्व उष्णन। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत आता है, तो अपन इसको पढ़ेंगे। पौधघर गैस के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि को विश्व उष्णन के रूप में जाना जाता है। विश्व उष्णन दुनिया भर में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, गंगोत्री ग्लेशियर, तटीय क्षेत्रों में अचानक बाढ़, ये विश्व उष्णन के कारण है। क्योटो प्रोटोकॉल देशों के बीच पौधघर गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया एक ऐसा समझौता है। आपकी ओर से छोटे योगदान पर्यावरण की स्थिति में भारी अंतर ला सकते हैं। हम पेड़ लगा सकते हैं, पड़ोस में पहले से मौजूद पर्यावरण का पालन पोषण कर सकते हैं। तो हमको मतलब ये हो रहा था, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जैसे CO2 की जो मात्रा बढ़ रही है वो हम कम कर सकें। मेन रीज़न यही है। फिर अगला है, ताजमहल की सुंदरता का संकट का वर्णन कीजिए। तो SO2, NO2 जैसी गैसों के बढ़ने के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के कारण ही स्मारक के संगमरमर का संचारण होता है। इस घटना को संगमरमर कैंसर भी कहा जाता है। मथुरा तेल परिष्करण से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। तो आपने देखा होगा संगमरमर पीला पड़ रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्लीय वर्षा वहाँ क्यों हो रही? क्योंकि जो मथुरा की जो रिफाइनरी तेल है उसमें SO2, NO2 गैस निकलती है। वही SO2, NO2 गैस जब पानी बरसता है, वर्षा होती है, उसके साथ मिलकर अम्लीय वर्षा हो जाती है, और जो जैसे ही ताजमहल पर पड़ती है तो संगमरमर जो है वो पीला पड़ रहा है, तो इसे संगमरमर कैंसर कहते हैं। ये भी पेपर में बहुत आता है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, जल के पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है? जल के पोषकों के स्तर में वृद्धि मतलब तो जो स्तर पोषक में जब वृद्धि होगी तो वो किस प्रकार जीवों को प्रभावित करती है, इस पर अपन बात करेंगे। जैसे क्षेत्र में धोए जाने वाले रासायनिक उर्वरक, खरपतवार, कीटनाशक आदि की अत्यधिक मात्रा तालाबों में प्रवेश करती है। देखो ऐसा है, जैसे हम खेती करते हैं तो खेती फसलों के बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव होता है। वही कीटनाशक
जैसे जब अपन सिंचाई करते हैं तो वही कीटनाशक पानी में घुलकर कहाँ जाते हैं, तालाब में आ जाते हैं। तो जो कीटनाशक उनमें उनमें के रसायन होते हैं, तो वही रसायन क्या शैवाल को पनपने में सहायक करते हैं, जिस शैवाल पनपने पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। एक बार जब ये शैवाल मर जाते हैं तो ये जीवाणु डिकम्पोजर के लिए भोजन का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तालाबों की बहुत सारी ऑक्सीजन का प्रयोग कौन करते हैं, शैवाल करते हैं, जिससे ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। जो इन शैवालों के नीचे जो जलीय जीव रह रहे हैं उनके लिए खतरा रहता है, वो मर जाते हैं। तो इस कारण जल में पोषकों की स्तर वृद्धि से जल जीवों को बहुत मतलब जल जीव प्रभावित होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो मर जाते हैं। इस प्रकार बच्चों के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों को समझाने की कोशिश करूँगी। बच्चों ये आपका लास्ट चैप्टर था, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।